बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग द सलीम बुखारी शो, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। और प्रोग्राम में सबसे पहले तो इमरान खान को जो 2 केसेस में रिलीफ मिला है, बरी कर दिया गया है, लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ का केस। तो अब दोबारा से ये गिला कि जी अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा है इमरान खान को, या फिर उनके लिए जो एक बंद गली में उन्हें दाखिल कर दिया गया है, उनकी जान को खतरा है। और इस किस्म के जितने भी एलिगेशन थे ना, तो एटलीस्ट ऑन द पॉइंट, ऑन द फैक्ट, बाय द बुक जो भी फैसले थे वो अब आवाम के सामने हैं। और इसके साथ साथ हसन और हुसैन नवाज को भी पनामा और जो दूसरे रेफरेंसेस थे, 3 रेफरेंसेस थे, एवनफील्ड वाला रेफरेंस भी था, रजीजिया रेफरेंस भी था, उनमें से भी उन दोनों को बरी कर दिया गया है। क्योंकि ओरिजिनली मुकदमा तो जब खत्म हो गए तो फिर इन दोनों का नाम तो है ही नहीं। लेकिन उससे पहले इमरान खान के जो केसेस हैं उसकी बरीयत की बात करेंगे। और फिर ये जो सोशल मीडिया पर खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि शायद उन्हें बरी काला में मुंतकिल कर दिया जाए, इसमें कितनी हकीकत है, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा जो बड़े बड़े बयानात सियासी जमातों की तरफ से दिए जा रहे हैं, बैरिस्टर गोहर भी बोले हैं। और उसके साथ साथ कल भी हमने प्रोग्राम में बात की थी फैसल वावडा, जो कि इस वक्त हॉट केक बने हुए हैं और हर जमात चाहती है कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारी जमात में आ जाए। तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी MKM से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, MKM लंदन से अलबत्ता जरूर है। और लास्ट में महंगाई की सूरत हाल, IMF से हमें जो 1.1 अरब की किस्त मिलनी है, उसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाए क्योंकि बिजली जो है वो मजीद महंगी होने जा रही है। लास्ट में हम गजा की सूरत हाल पर टाइम बचा तो बात करेंगे। बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले कल के PSL के फाइनल के बगैर बात अधूरी रह जाएगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL का टाइटल अपने नाम कर लिया है। मैच देखा, आपको मजा आया? हाँ, बहुत फैसिनेटिंग मैच भी था और बहुत कमाल का, जिसको कहते हैं ना, एंड बॉल नेल बाइटिंग फिनिश, क्लिफ हैंगर फिनिश वो हुई है। लेकिन मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि फातह टीम जो थी उन्होंने फिर अपनी फतह का जश्न मनाते हुए फ़लस्तीन का झंडा जो है वो उसको लहराया हवा में। ये मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी। आपको याद होगा इससे पहले उस्मान ख्वाजा साहब जो ऑस्ट्रेलियन टीम के ओपनर हैं जी, उन्होंने भी फ़लस्तीन के नाम से एहतजाज की कोशिश की थी, जिसके बाद उनके ऊपर पाबंदी भी लग गई थी, उनकी इंक्वायरी भी हुई और वगैरह वगैरह। हाँ जी, लेकिन जिसमें हिम्मत है वो जिस मकाम पे खड़ा है, जहाँ जहाँ बैठा है, कोई ना कोई आवाज़ बुलंद करने का तरीका निकाल लिया जाता है। तो हम फिर इस हवाले से, जैसा आपने कहा कि वक्त हुआ, हम कोशिश करेंगे वक्त बचाने की, इसलिए कि वहाँ जो इसराइल ने आज की है वो बहुत ही खौफनाक और बहुत ही हौलनाक है। उसकी मजम्मत करना जो है वो हम पर वाजिब है। बिल्कुल। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले, जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया, कि हम बात करेंगे रिलीफ की। अच्छा, दोनों साइड पे बैलेंस हुआ है। इधर से हसन हुसैन नवाज के मुकदमात से बरी कर दिया, उधर से इमरान खान को भी 2 मुकदमात से बरी कर दिया। एटलीस्ट 2 वकला तो अब रिलैक्स हो गए हैं ना, अब वो ये नहीं कहे कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, इस पर बराह रास्त तबसरा करने से पहले मेरे ख्याल से अगर हम ज़रा बुनियादी बातों की तरफ इशारा कर दें थोड़ा सा जी। देखिए, अगर शवाहद के बगैर, अगर गवाहों के बगैर आप मुकदमात कायम करेंगे जी, तो अदालतों से यही होगा, रिलीफ मिलेगा, रिलीफ देना पड़ेगा अदालतों को, इसलिए कि किसी की मंशा, किसी की ख्वाहिश पर किसी को बगैर गवाहों के, बगैर शवाहद के सजा नहीं दी जा सकती। एक बात तो ये हो गई। और इसके हवाले से मेरे ख्याल से जो 2 जगह से रिलीफ मिला है उनको, उन मुकदमात की नौयत जो है वो आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ, हमको भी पता था कि एक रॉ चल पड़ी थी कि जी मुकदमात बनाने हैं, चूँकि इन्होंने अपने मुखालफिन के खिलाफ बनाए थे। तो इस किस्म का तो कोई मुकदमा भी अदालतों में नहीं ठहरेगा। ठीक है, 182 मुकदमात हैं उन पर। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किसी भी सूरत से 9 मई के हमलों को अंडरमाइन किया जाए। हाँ, जिन्होंने किया है वो इसकी की भुगतेंगे सजा, ये लाजिम है। इसके ऊपर बात करते हैं तफसील के साथ जी। लेकिन पहले इन मुकदमात की बात। हाँ, पहले मुकदमात की। देखिए, गुजारिश ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप बेसलेस जवाज पैदा करके घड़ के मुकदमा कायम करेंगे तो उसका रिलीफ अल्टीमेटली एक अदालत नहीं दूसरी देगी, दूसरी नहीं तो तीसरी देगी, अल्टीमेटली ये केस खत्म हो जाते हैं। यही कुछ हमने देखा जो मरीम नवाज के खिलाफ, जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे, वो जो पनामा सो कॉल्ड JIT जो बनी थी, जो जिसके 10 वॉल्यूम थे, हमें बताया गया 10वां वॉल्यूम तो खुल गया तो क़यामत आ जाएगी, दैट विल बी द लास्ट डे। हाँ, तो खुला ना और बरियत हो गई सबकी। तो वो ऐसा खुला कि उस मुकदमे में उनकी भी जान छुट गई। और चूंकि मेन मुलजिम जो हैं उसमें वो बरी हो गए हैं और मुकदमा ख़त्म हो गया है, लिहाजा जो एलाइड के तौर पर साथ में शामिल किए गए थे नाम, उनको भी रिलीफ अल्टीमेटली मिलना था। नैब ने भी कह दिया और अदालत ने भी वो रिलीफ दे दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। इसको बज़ाहिर शायद देखा जाएगा इस नज़र से कि ये दोनों तरफ का बैलेंस किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों केसेस की नौयत मुख्तलिफ है, बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, और उसके शवाहद और जो उसके गवाह
वो बहुत मुख्तलिफ है। तो इक्वेशन कोई नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, नजर यही आएगा कि शायद बैलेंस कर दिया गया है। अच्छा, इमरान खान को जो अदालत में लाने का, पेश करने का कहा जा रहा था, अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अब इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तरफ तो ये वावेला मचाया जाए कि जी हमारा जो लीडर है उसकी जान को खतरा है, दूसरी तरफ हम ये देखें कि प्रैक्टिकली खान साहब ने खुद भी साबित किया कि हाँ मेरी जान को खतरा है। कभी उन्होंने टीन पहने, कभी उन्होंने काली छतरी ली, कभी उन्होंने काला लिबास पहना, कभी वो कुछ और हर एक लीडर ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमारे लीडर की जान को खतरा है। हाँ। खास तौर से वजीराबाद का जो हमला हुआ था उनके ऊपर, हाँ। उसके बाद से तो उन्होंने कहा जी नहीं, इसको तो मारने का फैसला कर लिया गया। एक साल पूरा हो गया। किसी ने डर्टी हैरी का नाम लिया, किसी ने कुछ हुआ तो अब तक कुछ नहीं है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, लेकिन बनी गाला जो मुंतकिल करने की खबरें हैं, देखिए गुजारिश है, ये बात भी हम कई दिनों से सुन रहे हैं। हाँ। इसका ज्यादा शोर होगा सोशल मीडिया पर है जी। आपको याद होगा कि जब फर्स्ट लेडी जो उनकी थी उस दौर की, उनको जब मुंतकिल किया गया बनी गला, तो एक वावेला मचा सोशल मीडिया पर भी, खुद खान साहब ने भी, हाँ। कि नहीं इनको तो जेल में रखना है, जेल में रखे इनको, तो जेल में रखे। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये खान साहब को भी बनी गाला भेजा जा रहा है। हाँ। मेरे ख्याल से ऐसी कोई लग्जरी ऑफर नहीं की जा रही उनको। Nobody wants मियां बीवी टू लिव इन देयर ओन हाउस। ये जेल नहीं होगी फिर। ये तो फिर हर आदमी कहेगा ना कि जी मेरे घर को आप सब जेल करा दे और मुझे वहाँ रख ले। और दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का ववेला आजकल अडयाला जेल के बाहर मचता है, वो आप फिर तसव्वुर करें बनी गाला में क्या होगा। नहीं, अब तो रोका है ना, ठीक है ना, 2 हफ्ते। तो वो रोकना क्यों पड़ा? इसलिए रोकना पड़ा कि वो हदों से गुजर रही थी बात। ठीक है जी। अब एक रौला तो आपने ये बयान कर दिया, एक दूसरा रौला सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से। पहले हम समेट से चले जाना, फिर हम आ जाते हैं वहाँ जहाँ ठीक हो गया। सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से जनाब पीटीआई में 2 वाज़ेह ग्रुप हैं। हाँ जी। एक वो हैं जो सियासतदान हैं जिनकी बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, और एक वो है जो वुकला की सूरत में कब्जा ग्रुप है। हाँ जी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी पार्टी के लोग ही उनको टिकट मिले थे ना, उनको टिकट मिले थे। उनमें से जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, जो सबसे ज्यादा आउटस्पोकन हैं, वो तो ये कह रहे हैं जी कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो इल्हाक किया गया था अलायंस के लिए, ये तो खान साहब ने कभी कहा ही नहीं था। आप मुझे ये बताएं कि कोई शख्स तसव्वुर कर सकता है कि खान साहब की मर्जी के बगैर कोई इतना बड़ा फैसला कर ले? हाँ। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने ये किया उनको भी खान साहब ने कहा था। और ये जो शेर अफजल मरवत साहब जो कहते हैं मैं हर तीसरे दिन मिलता हूँ उनसे, तो जो इनको ये कह रहे हैं वो भी खान साहब ने तो कहा। ये सारे इंडिपेंडेंट किसके कहने पे गए? मैं अर्ज करूँ आपसे, देखें खान साहब की तबीयत में एक इंतशार है। अच्छा, जब वो बाहर थे, बड़ा समझते हैं आप उनकी तबीयत को। मैं नहीं कह रहा। हाँ। ये उनके बारे में अब कहा जा रहा है उसी लाडले सोशल मीडिया के ऊपर जो वो समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो ये कि पहले जब वो जेल से बाहर थे तो उन्होंने मुल्क में इंतशार फैला रखा, चाहे वो लॉन्ग मार्चेस थे, चाहे वो धरने थे, चाहे वो एहतजाज था, चाहे वो 9 मई था, जो भी था। आपके सामने है सब कुछ। जब से वो जेल में है तो पार्टी के अंदर इंतशार है। आप देख ले पार्टी के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सियासतदान एक कोने में लगे हुए हैं, वुकला सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, स्पोक्समैनों की मेजॉरिटी जो है वो वुकला की है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये ना पार्टी के लिए बेहतर है ना खान साहब के लिए। पार्टी बची कहाँ है? अच्छा, एक फॉर्मूला है डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड तो हो गई पीटीआई, अब रूल कौन कर रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई को अब नहीं डिवाइड होना चाहिए था, क्योंकि जब लीडरशिप जो है वो जेल में हो, जब लीडर जो है वो एक टफ टाइम फेस कर रहा हो, उस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है यूनिटी की। साथ पार्टी अगर यूनाइटेड रहे तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। जैसा आपने देखा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी जेलों में थी, पार्टी इंटैक्ट रही। पीएमएलएन की लीडरशिप भी बड़ी अरसे तक जेलों में थी, पार्टी इंटैक्ट रही उनकी। अभी तक कोई डिसर्जेंस नहीं है। आप देखिए पीपल्स पार्टी के पहले दौर से लेके और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर तक ये कोशिशें किस लेवल पर हुई हैं कि नून लीग में दरार डाली जाए, फैमिली जो है इसको तितर बितर किया जाए। लेकिन न सिर्फ ये कि फैमिली में दरार नहीं पड़ी है, जिसके मज़ाहर आपने देख लिए इन्हीं दिनों में किस तरह गले मिल रहे हैं, कज़न्स भी आपस में, और भाई तो खैर बहरहाल मिलते ही हैं। तो ये एक बात साबित कर दी है नून लीग में
ने कि ये जो हमारे बारे में कहा जा रहा था कि ये आपस में लड़ाई है, आपस में लड़ाई होगी, नहीं हुई। पार्टी एक MNA, एक सेनेटर, एक MP मुझे बता दें जो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में गया हो। नॉन लीग का कोई भी नहीं। ठीक है, नो। तो इस तरह की स्ट्रेंथ चाहिए होती है जब लीडरशिप पर थोड़ी सी सख्ती आए, तो पार्टी को यूनाइटेड होना चाहिए, पार्टी के हिस्से ये तो क्रेडिट वैसे जाता है PMLN को, पीपल्स पार्टी को। वो तो अब उनके मतलब जो मुखालिफ है सियासी वो भी देते हैं उनको एक क्रेडिट। हाँ। अब आ जाए जनाब, आप PTI पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र आप मत भूले, वो कहते हैं कि हम इनके साथ बेतहाक किया जा सकता है। देखिए गुजारिश ये है कि असल में वो जिस तरह कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में नथिंग इज फाइनल, सियासत में कोई चीज़ जो है वो फाइनल नहीं होती है। इसी तरीके से ये अब पहले कुछ कहा जा रहा था, हाँ। अब कुछ कहा जा रहा है। इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से जो बयान दिए थे PTI की लीडरशिप ने, आपको याद होने चाहिए। परवेज़ खट्टक का क्या तमस्खुर आया था उन्होंने, आपको याद होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि ज़रूरत बकरे, वो क्या कहते हैं, ज़रूरत ईजाद की माँ है। हाँ। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी की तरफ भी देखें, बहुत से ऐसे इत्तेहाद और इल्हाक होते हमने देखे हैं जो कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। क्या आप मान सकते थे कि कभी ANP और जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत बनाएंगे? नहीं होता था ये पहले, और लेकिन ये हमने देखा कि ये हुआ। तो इसलिए नथिंग इज़ फाइनल इन पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए कुछ बुनियादी असूलों के ऊपर आपको कायम रहना पड़ता है, तभी आपकी जो है इज्जत होती है। अच्छा, वैसे ये भी बात है कि सुन्नी इत्तेहाद, पहले MWM का जिक्र सुन रहे थे, उससे पहले जमात इस्लामी का सुन रहे थे, लेकिन आज आके उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को किया। अब सुन्नी इत्तेहाद वाले और मैंने जानबूझ के कोशिश की थी कि मैं नाम ना लूं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब का तो मैंने बता दिया। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि जी उनसे इत्तेहाद करना उस वक्त की जरूरत थी। जी ये उन्हीं का है। तो अब पार्टी के अंदर ही आ गए ना, दो किस्म के बयानिए आ गए। 9 मई के हवाले से जिक्र करते हैं कि 9 मई के जो वाक़यात में मुलव्विस थे वो तमाम लोग, जिसको पूरी तरीके से कंडेम तो किया जा रहा है, लेकिन अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू होगा। और लीडर्स, बुखारी साहब जो लीडर्स हैं, उनके खिलाफ भी नाकाबिल ज़मानत वारंट, अली अमीन गंडापुर हैं, शहबाज गिल हैं, शिबली फराज हैं, इन सब के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। देखिए गुजारिश है कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ, आप विटनेस हैं कि जो 9 मई की गठरी है ये बहुत भारी है। इसको सर पे उठा के सियासत करना और इस मुल्क के अंदर अपनी मनमर्जी करना मुमकिन नहीं है। इसकी ना माजी में कोई मिसाल मिलती है और ना ही आने वाले वक्त के लिए कोई मिसाल बनाने की इजाज़त दी जाएगी। ये मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है। जब मुल्क के जो सिंबल्स हैं, उसकी यूनिटी के, उसकी इंटेग्रिटी के, उनके ऊपर कोई हमलावर होता है तो वो बाहर का दुश्मन तो हो सकता है, आप अंदर से ये तवक्को नहीं रखते। और जब अंदर से ये हो जाए तो फिर उसके लिए सिंपथी लेवल 0 होना चाहिए। राइट। खान साहब इंतहाई कमाल तरीके से, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, कल जिक्र किया था, पहले उन्होंने कहा अदालत में बैठ के, उसके हाथे में बैठ के, अगर आप मुझे दोबारा पकड़ेंगे तो जो कल हुआ है यानी 9 मई को, इससे भी बदतर होगा। आपको भी याद है, मुझे भी याद है, वीडियो मौजूद है, ये कोई हवा में बात नहीं है जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लोग नहीं है, हम तो जानते नहीं कौन है ये। वो कह रहे हैं वीडियोस रिलीज कर दें, पता चल जाएगा। हो जाएगी ना, वीडियो हजार बार चल चुकी हैं, कौन सी रिलीज कर दें वीडियो। यास्मीन राशिद साहबा बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए। आपने नहीं देखा उनको जुलूस को लीड करते हुए कि चलें कोर कमांडर के घर जाए? यार पता नहीं कौन सी वीडियो चाहिए आपको। और वो वीडियो जो आपके अपने सोशल मीडिया हैंडलर सारी दुनिया में चला के बताते रहे कि ये देखें, ये हैं हम, उसका सबूत मांग रहे हैं आप। अजीब बात है यार ये। जिसमें मैं ऑर्डर्स दे रहा हूँ, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी वीडियो है जिसमें मैं ऑर्डर्स दे रहा हूँ। उससे पहले जो कुछ उनके अंदर बैठे हुए ज़मान पार्क के बाहर होता रहा, जो कुछ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ जब वो मौजूद थे वहाँ, जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, हम इतने भुजक्कड़ क्यों हैं जो हमें ये सब कुछ भूल जाता है? ये सब कुछ याद रखना चाहिए। एनीवे, एज यू सेड, 29 लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जिसमें जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं गंडापुर साहब, वो भी शामिल हैं, और उनके भी नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट है, और 2 तारीख को उनको पेश होने के लिए कहा गया है। देखिए बहुत सारे नाम हैं, आपने बहुत सारे नाम तो ले लिए हैं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें मुझे तो मैं जल्दी कुछ ऐसे नाम जी इसमें जनाब अली अमीन गंडापुर हैं, शिबली फराज हैं, मुराद सईद हैं, जरताज गुल हैं, शीरी मज़ारी हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, शहबाज गिल साहब हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अकरम शाही हैं, बशारत राजा हैं, बहुत सारे, ये सारे जो हैं
ये स्टालवर्ड्स थे पार्टी के। ये सब रिनाउंड लोग हैं जिनका सबको पता है। इन्होंने जो नाराबाजी की, इन्होंने जिस तरीके से पहलवानों की तरह से अपनी रानों पे हाथ मार मार के चैलेंज किया था, जिस तरीके से उन्होंने फौजी जनरलों की पेंटों को लाठियों पे टांगा था, जिस तरीके से एयर बेसिस के अंदर पेट्रोल बम लेके घुसे थे, वो नहीं होंगे बिल्कुल पीटीआई के, हम मानते हैं अगर खान साहब कह रहे हैं, लेकिन वो जो भी थे बचना नहीं चाहिए उनको, ये हम कह रहे हैं, हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं और कहते रहेंगे, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। तो पहले इनको अरेस्ट करके जिनका नाम आ गया है, पहले क्यों नहीं इन्हें गिरफ्तार किया? देखिए गुजारिश ये है, ये मफरूर थे ना जी, मेजॉरिटी वाज अभी भी वही हैं, ठीक है, हाँ, मफरूर हैं। तो ये बात मैं बहुत आगे ले जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे उस दिन बहुत शर्म आई जब मैंने देखा कि एक कांग्रेस के लीडर जो हैं हिंदुस्तान के एक टीवी चैनल पर बैठ के कह रहे थे कि हमें तो बहुत प्यार करना चाहिए खान साहब से कि हमने अरबों डॉलर खर्च करके वो कुछ नहीं किया जो हमारे दोस्त ने, हमारे महबूब ने वहाँ अंदर रहते हुए कर दिया है। क्या पाकिस्तानी के तौर पर मेरे लिए डूब मरने का मकाम नहीं था? डूब मरना चाहिए उन सबको जिन्होंने इस वाक़े के जो जिम्मेदार हैं। कोई मुझे हमदर्दी नहीं है उनके साथ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बेगुनाह किसी को हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ। ये मैंने खान साहब के केसेस के बारे में जिम्मेदारी से कहा कि ये जाली केसेस थे जी, ये बिल्कुल बगैर शवाहद के, बगैर गवाहों के बनाए गए थे ना, और इसीलिए उनको बरी होना चाहिए। उनके खिलाफ भी तमाम केसेस, जिन केसेस में शवाहद नहीं है, गवाह नहीं है, या वो केसेस जेन्युइन नहीं है, खत्म। वो कह रहे साइफर केस में भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। देखें साइफर केस में तो रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, 3 4 5 मुकदमे तो बहुत बड़ी गंभीर नौयत के हैं, उनको छोड़िए, लेकिन वो जो 150 की फहरिस्त है, जो 150 केसेस हैं, वो तो सारे फिजल आउट हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब फिर कह रहा हूँ, 3 4 5 6 मुकदमा में फॉरेन फंडिंग है, उसमें तोशाखाना है, उसमें 190 मिलियन है वगैरह, ये बड़े केसेस हैं। इनमें से जान किसी बात से ही छूटेगी। हम ये नहीं चाहते कि ना छूटे, अगर उनका कोई कसूर नहीं है, अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है, जान छूटनी चाहिए। बाकी जो है, वैसे ये इंसाफ भी क्या है ना कि जब नवाज शरीफ ये इमरान खान इक़्तिदार में थे तब यही हम देखते थे कि इस किस्म के केसेस पूरे PMLN पे बने हुए थे, पैनामा का नाम बनाया, और अब जैसे वो इक़्तिदार में आए हैं सारे केसेस खत्म करवा के वो चले गए। वही कहा ना कि जो केसेस आप बेसलेस बनाएंगे वो फिजल आउट होंगे, इसलिए बहुत मोहतात होना चाहिए सियासतदानों के खिलाफ केसेस बनाते हुए। जिस तरीके से लोगों ने एक्सप्लॉइट किया था, जो नैब के चेयरमैन थे जस्टिस इकबाल साहब, उनके नाम के साथ तो जस्टिस लिखना ही नहीं चाहिए, उनको जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट करके जिस तरह से अपने मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनवाए थे, बशीर मेमन उसका सबसे बड़ा गवाह है, जिसने बैठे हुए व्हेन ही वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ द FIA उस वक्त उसने कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बुला के ये कहा है। एनीवे, ये शाहिद खान अब्बासी ने कहा भी है ना कि नैब बंद कर दे, इसकी जरूरत ही कुछ नहीं है। चलिए, वो तो उनकी अपनी लॉजिक और है, उनका ख्याल ये है कि ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सियासतदानों के खिलाफ। मुशर्रफ ने बना दिया इसको नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब, जिनके आज अभी खबर आई है कि सेनेट के लिए एज ए सेनेटर उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट कॉल है, बड़ा सीरियस स्टेटमेंट है। कल भी हमने कहा था गैर मुल्की बाशिंदों पे, और ये 9 मई के हवालों से भी। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे तईन तो मोहसिन नकवी साहब सेनेटर मुंतखब हो चुके हुए हैं, इसलिए कि जिस किस्म की सपोर्ट उनके साथ है, जिस तरह की बैकग्राउंड उनकी है, वो बन जाएंगे, और हम उनको एडवांस मुबारकबाद मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, उन्होंने उन शहीदों के जनाजे पढ़ने के बाद जो स्टेटमेंट कल दी थी जी, वो भी कैटेगोरिक थी, वो भी क्लैरिटी के साथ थी, उसमें भी खुली धमकी नहीं थी, उसमें उन्होंने अपना इंदिया दे दिया था कि अब आप लोगों के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद बहुत सारे इजलास हुए होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड बहुत सारी चीज़ों की ब्रीफिंग उन्हें मिली होगी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी गैर मुल्की को नहीं रहने दिया जाएगा। भाई साहब जाओ, बहुत हो गई ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ जान ਛੱਡੋ, हमने 40-45 साल आपकी मेज़बानी कर ली है, मुल्क ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ आज़ाद हो गया, मर्जी की ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ हुकूमत आ गई है, अल्लाह के वास्ते इत्थों बोरिया बिस्तर चुको ते इत्थे जाओ। एक दूसरी बात यह है कि एक पूरी एलीट अफवान जो है वो पाकिस्तान के एलीट बिजनेसेस पर, स्मगलिंग को तो छोड़ दें, वो तो एक है ना, ट्रांसपोर्ट आप छाए हुए हैं, कपड़े का बिजनेस आप छाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस आप छाए हुए हैं, तो और कर क्या रहे हैं,
यहाँ से पैसे कमाते हैं और उनको डॉलर बना के अफगानिस्तान भेज देते हैं। हमारी इकॉनमी का पट्टा बैठा दिया इन लोगों ने यार। तो इन लोगों को कहना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच सर, हमारी जान छोड़ो, अपने मुल्क जाओ, वहाँ ज़्यादा आज़ादी है, वहाँ जाके देखें, आज़ादी का मजा चखें ताकि आपको पता चले। तो ये क्रैकडाउन जो है, प्रिविलेजेस यहाँ पर एंजॉय भी करनी है और फिर बुरा वाला भी पाकिस्तान को ही कहना है। सो ये जो क्रैकडाउन की बात हमने की है, ये सिर्फ गैर मुल्कियों के बारे में नहीं है, ये स्लीपर सेल्स के अगेंस्ट होगा, ये उनके अगेंस्ट होगा जो उनके सिंपथाइजर्स हैं, और ये होना चाहिए। ठीक है। तो जो लोग भी पाकिस्तान की बदनामी का बायस हैं, जो पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी तज़हीक का बायस है, दे शुड नॉट बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री। बिल्कुल ठीक है। ये कोई इजहार राय नहीं है कि आप अपने आर्मी के चीफ्स की, आप अपने सदर की, आप अपने प्राइम मिनिस्टर के तस्वीरों के ऊपर जूतियों के हार डालें, आप उनको स्क्रीनें लगा के वैगनों के ऊपर आप वहाँ वाशिंगटन की गलियों में फराए। डूब मरना चाहिए उन सबको, डूब मरना चाहिए उन सबको जिन्होंने पाकिस्तान का ये तमाशा वहाँ बनाया। शहबाज गिल को तो खास तौर से डूब मरना चाहिए, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उसको डूब मरना चाहिए कि वो अपने आप को पाकिस्तानी भी कहलाते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो असिस्टेंट एक रिलीफ मिलना है, एक थोड़ा सा यानी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी है, उसको बंद करवाने के लिए वहाँ बैठे हुए उनके घर एहतजाज के सामने। और सदके जाए खान साहब के, वो कहते हैं एहतजाज पर तो मुझे कोई एतराज नहीं है, जो नारे लगे वो मुझे पता नहीं क्या है, वो पता नहीं क्या है। ठीक है। ये जो रवैये हैं, ये रवैये बड़े अजीबोगरीब हैं। अच्छा, बिला तफरीक अगर वही मैं कह रही हूँ सबके खिलाफ होना है, ऑपरेशन होना है, तो हमारे शेर अफजल मरवत की जान को बहुत खतरा है, किसी भी पॉलिटिशियन की। लेकिन वो कहते हैं कि कल्प्रेट जो है वो पहले सिर्फ मरियम नवाज थी और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। शेर अफजल मरवत साहब वैसे तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम होना चाहिए, लेकिन उनके बयानात की रोशनी में अगर हम देखें तो वो ही इज़ ए कॉमिक रिलीफ। वो जब भी गुफ्तगू फरमाएं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो टीवी टॉक शो में बैठे हों, दैट्स ए कॉमिक रिलीफ। ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, इट इज़ नथिंग बट ए कॉमिक रिलीफ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ साबित नहीं कर पाएंगे वो। उनके पास ऑडियोज दफा नहीं है, उनके पास मैसेजेस हैं, ऑडियोज हैं। जी मैंने अर्ज किया ना आपसे, तो फिर अब तक इंतजार काहे का है? व्हाई इज नॉट रिलीजिंग देम? व्हाई इज ही नॉट इन रजिस्टरिंग ए केस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर? कहे ना, जरूरत पैदा करे ना, आए ना, अब एफआईए ने बुलाया, जाए ना। केस फाइल करेगा भी कौन? चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई पुलिस वाला केस फाइल करेगा? देखिए ये हुए हैं ना, ये मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं। आप किसी कोर्ट में जाके पिटिशन कर देना, वहाँ तो कोई नहीं रोकता ना आपको। तो इमरान खान पर जब अटैक हुआ था, को दरखास्त तो दें। आप तो जान बचाने के लिए जाना नहीं जा रहे एफआईए के पास, ठीक है। तो ये इस किस्म के जो खतरात है ना जी, ये बस अल्लाह ताला जिंदगी दे उनकी, हम उनकी जिंदगी कुछ भारतीयों ने राब्ता किया है जी उनके साथ, और मरियम नवाज नहीं, उन्हें पता है, उन्हें ये पता है कि किसको 10 लाख डॉलर दिए जा चुके हैं। उनको ये पता है किस बंदे की किससे बात हुई है। यस, लेकिन हमने पर्चा नहीं कराना। यस, नहीं हमने करा। बिल्कुल जी। फैसल वावड़ा साहब जनाब हमारे दोस्त हैं जी, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कि वो जो उनकी पर्सनालिटी है, अगर आप देखें उनको, तो वो कभी फेवेंचो बन के गन्स लगा के, वो यूएस एम्बेसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पहुँच जाते हैं, और कभी बूट लेके आके टॉक शोज में टेबल पे रख देते हैं। प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं वो, लेकिन ये कि अब वो सेनेटर तो बन जाएंगे, वो ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि वो सेनेटर बन जाएंगे। राइट। कौन सी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, कहाँ से वोट उनके बरसेंगे, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। अच्छा। लेकिन ये सबको पता चल जाएगा। राइट। सेनेटर उन्होंने बन जाना है, वो बन जाएंगे, तो उसके बाद ऑब्वियसली द चॉइस इज हिज कि वो कौन सी पार्टी में जाते हैं। बट जो इंडिया उन्होंने दिया है, जो इशारा उन्होंने दिया है, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट चॉइस। यस। लेकिन एमक्यूएम को आप रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए कराची के रोज के बयान आ रहे हैं, कराची में एक अहम रोल है, उन्होंने भी इस एमक्यूएम को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं एमक्यूएम लंदन के खिलाफ हूँ, उसके तो हर पाकिस्तानी खिलाफ है, क्या कर लेंगे आप उसका। लेकिन जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, उनके साथ मोहब्बत की पींगे पूरी है। बिल्कुल ठीक। वाडा साहब इज गोइंग टू स्प्रिंग ए सरप्राइज आल्सो वेरी सून। एंड एमकेएम तो बाहें फैलाए खड़ी है कि रऊफ सिद्दीकी साहब के भी स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। अब नाउ फैसल वावड़ा हैज टू चूज कि वो किस पार्टी में जाते हैं। Absolutely. आगे महंगाई जी, हमें एक तरफ IMF से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बिजली के बिलों में इजाफा होने वाला है। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे मुज़ाकरात तो चल रहे थे IMF के साथ, और अभी 1.1 अरब की जायज़ा रिपोर्ट के बाद हमें किस्त मिल भी जानी है। लेकिन बुखारी साहब, असल हैरानकुन बात क्या है कि अभी मुज़ाकरात हुए नहीं है, लेकिन पहले ही आपको बता दिया गया है कि आपकी बिजली और गैस दोनों महंगी होने जा रही है। क्या किया जाए महंगाई का? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत आई है अवाम के मसाइल हल करने के लिए, लग नहीं रहा, कोई ज़रूरत नहीं थी ना इनको इलेक्शन लड़ने की। और अगर ये ना कर सके ये,
बड़ी जूतियाँ पड़नी है। मेरी बात पे गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ इस वक्त। ये जो गैस और बिजली है ना, ये हर घर की ज़रूरत है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो अमीर है। राइट। और चूंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है वो लो मिडिल क्लास की है, इसलिए 80% ऑफ द पॉपुलेशन, इसलिए ये तो इनको ध्यान करना पड़ेगा हुकूमत को कि अगर आप इस तरह कीमत बढ़ाएंगे तो फिर आप अपनी यानी हुकूमत की मुद्दत जो है उसको कम करते जाएंगे। एक तो इसके बारे में मुझे कोई जो मर्जी कहे जी IMF, आप और अपने अल्ले तरल्ले ख़त्म करें ना, आप और जगहों से पैसे बचाएं, आप और ऐसी चीज़ें जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको टैक्स करें, आप जो वडेरा है उसको पकड़ें, आप एग्रीकल्चर टैक्स, लैंड होल्डिंग जिनकी बड़ी बड़ी हैं उनसे लें, गरीब आदमी को छोड़ दें खुदा के वास्ते। उनके साथ उनकी तो वैसे ही इस वक्त वो जिसको कहते हैं ना बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं। तो कैसे कर दें? पहले कहा गया कि चीखें निकलेंगी गरीबों की, अब चीखें क्या, अब तो सॉब स्टोरीज हैं, अब तो सॉब्स हो रही हैं, सिस्कियां ले रहे हैं। तो इससे आप आगे जाएंगे। आप जो कह रहे हैं कि अल्ले तल्ले ख़त्म करें, एक तो वो इतना पैसा लगा के MNA MPS बने हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद अल्ले तल्ले क्या उनको सरकारी गाड़ियाँ भी ना मिले? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इतना आगे आए हैं तो क्या उनको फ्यूल के, बिजली के यूनिट्स और बिजली के ये जो पेट्रोल पर है इसके लीटर भी ना मिले? आपकी इस गुफ्तगू के पीछे जो छुपी हुई बात है वो मैं कह देता हूँ। आप कह रही हैं ये कि वो तो इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, ये बात उन्हें एंजॉय भी करना है, उन्होंने कम्फर्ट भी लेना है, तो उन्होंने अपनी वसूली भी करनी है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इसके भी दिन मुकने वाले हैं। अच्छा, वो वक्त आने वाला है जब MNA MPS को लोग पकड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि जनाब तुसी असेंबली जाके साढ़े वास्ते की क्या किया। हाँ, ठीक है, तो इसके लिए भी दिन बहुत थोड़े हैं। अभी तो बस यही पता है कि इलेक्शन जब होते हैं तो सबकी सड़कें बस तोड़ के वो नहीं बना देते हैं। जी, बुरी खबर ये है कि गैस वो कह रहे हैं जी महंगी होने जा रही है, और बिजली का तो उन्होंने बता दिया जी कि 5 रुपए पर यूनिट बढ़ने जा रहे हैं। टू गो टू हेल। हाँ, हम तो बढ़ा रहे हैं जी। ये मेरे ख्याल से रवैया तय करना पड़ेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि इस इशू के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर रिएक्ट किया और वो एक ऐसी मीटिंग से उठ के चले गए जहाँ ये मसला जो है डिस्कस हो रहा था। अच्छी बात है ये। दूसरी बात ये जी कि वो इतना रिएक्ट कर गए हैं कि अब हो सकता है कि वो लंदन ही चले जाएं। दूसरी बात ये है कि आपने जो ब्रेक के दौरान मुझसे कहा था कि हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, मैं आपसे यही करूंगी, मुझे आज तक ये बात की समझ नहीं आई। मुझे पता है टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं क्विकली, हम न्यूक्लियर मुल्क है, सबसे बड़ा सोर्स पावर का हमारे पास मौजूद है और हम बिजली नहीं पैदा कर। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करके हिस्ट्री बताऊं तो ये कि जब हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च किया था तो हमारा मौकफ ही ये था कि हम ये न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू कर रहे हैं अपने बिजली का बहरान हल करने के लिए, एनर्जी क्राइसिस के लिए। अच्छा जी, लेकिन हमने किया क्या? कराची में कैन्यूब 1 बड़े अरसे से है, काफ़ी अरसा पहले कैन्यूब 2 बना, फिर उसके बाद अल्लाह भला करे चीन का, उन्होंने चश्मा राइट बैंक कनाल के ऊपर 300 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया। दूसरा जो है इस साल के एंड पे कमीशन होने वाला है, वो भी 300 मेगावाट का है। तो ये कोशिशें तो हो रही हैं, ये न्यूक्लियर है बाय द वे, बट दिस इज नॉट एनफ टू मीट कंट्रीज नीड। हमारे पास 2 बड़े सोर्स हैं, एक थर्मल है जो ऑब्वियसली पानी की वजह के साथ बिजली बनती है, और दूसरा हमारे पास ये है यानी न्यूक्लियर से। इन 2 इतने बड़े सोर्सेज के होते हुए हमें कोई भी बुरहान आ जाना चाहिए, बिजली का नहीं आना चाहिए। हमें काला बाग डैम नहीं बनाने दिया जा रहा। हमारे साकिब निसार साहब दयामीर और भाषा डैम के लिए फंड्स इकट्ठे करते रहे, कुछ नहीं कह रहे थे। चारपाई डाल के बैठूंगा, पैरा दूंगा इसका, ना वो चारपाई है, ना वो पैरा है, ना वो पता है कि पैसे कहाँ गए। कहते तो हैं कि जी वो पड़े हुए हैं वहाँ, लेकिन मैडम इससे पहले कि आप प्रोग्राम बंद करें, एक कोट मैंने आपकी ज़बानी सुना था जो मैं चाहता हूँ कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ। है गज़ा के हवाले से, आज हम गज़ा डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसलिए टाइम नहीं है, लेकिन वो ये था, ये बच्चों की हलाकत के ऊपर जो बॉम्बिंग करके अस्पतालों में, घरों में बच्चों को, और एक बड़ी तादाद जो 15,000 20,000 से भी ऊपर है, उसके हवाले से किसी ने कहा कि कीप क्वाइट व्हेन द किड्स आर स्लीपिंग बट नॉट व्हेन दे आर डाइंग। वाह, आई थिंक दिस सेज एवरीथिंग। इट हैज़ इमोशंस, इट हैज़ सेंटिमेंट्स। हम दुआ करते हैं कि हमारी इस्लामिक वर्ल्ड की मुस्लिम लीडरशिप जो है वो अपनी ख्वाब खरगोश की नींद से उठे, और ये जो जुल्म हो रहा है, इस पर बदतरीन जुल्म की मिसालें कायम की जा रही हैं, इसका खात्मा हो, बिल्कुल, और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच बुखारी साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही हम प्रोग्राम को इख्तिताम चाहते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।